नमस्कार। वेक्टर अलजेब्रा का मैथमेटिकल फिजिक्स का हमारा ये थर्ड लेक्चर है आईआईटी जैम फिजिक्स 2021 के लिए। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। वैसे हम पहले लाइव लेक्चर्स ले रहे थे, लाइव में कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से मुझे लाइव लेक्चर्स छोड़ने पड़े, इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए मैं लेके आऊँ, जिसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताएं और मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। लेट अस स्टार्ट एंड बिगिन आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट। तो पहले हम ग्रेडियंट जानेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट समझने से पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है। क्या? एक ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? व्हाट इज एन ऑपरेटर? जैसे आपने अगर स्टडी किया होगा डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसे हम किसी फंक्शन के ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट किया तो जो हमें रिजल्ट देता है 2x, ठीक है। उसी तरह से एक हमारे पास वेक्टर के अंदर ऑपरेटर होता है जिसे हम डेल ऑपरेटर बोलते हैं। इसका नेम क्या लिखते हैं आप? डेल भी बोलते हैं इसे, नेबला भी बोलते हैं, और कोई इसे ग्रेड ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके तीन नेम हैं। ये एक प्रकार का ऑपरेटर है। ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो हमें एक न्यू फंक्शन देगा। जैसे कि डी बाई डी एक्स को मैंने इस एफ एक्स, जो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एज्यूम किया, उसके ऊपर ऑपरेट किया तो मुझे एक दूसरा फंक्शन मिला, मान लीजिए एफ डैश एक्स, ठीक है। तो किसी ऑपरेटर को एक फंक्शन पे अप्लाई करने पे हमें दूसरा फंक्शन मिलता है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर डेल ऑपरेटर को तीन तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से एक डेल ऑपरेटर को हम एक स्केलर पे अप्लाई कर सकते हैं, एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, और दूसरा इस वेक्टर के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम स्केलर पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उसे ग्रेडियंट बोल जाते हैं, और अगर वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसे डाइवर्जेंस बोलते हैं, और किसी वेक्टर के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम कर्ल का नेम देते हैं, ठीक है। तो अब हम समझना चाहते हैं कि डेल ऑपरेटर होता क्या है। जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स होता है, उसी तरह से डेल ऑपरेटर को हम लिखते हैं करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप, ठीक है। ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है। तो इस डेल ऑपरेटर को अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहां से हमें एक न्यू फंक्शन मिलता है। और तीन तरह से मैंने अप्लाई करने का बताया कि हम तीन तरह से इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट हमें कब मिलता है? ग्रेडियंट हमें मिलता है जब हम डेल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं किसी स्केलर फंक्शन। मान लीजिए मैंने एज्यूम किया स्केलर फंक्शन पे अप्लाई किया, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। इस मैंने किस पे अप्लाई किया? इसे फाइव इस पे स्केलर फंक्शन पे अप्लाई किया। फाइव मैंने एज्यूम किया हमारा कोई स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन किसी तरह भी हो सकता है, जैसे वो आर का फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का स्केलर फंक्शन हमारे पास हो सकता है। लेट अस एज्यूम कर लेते हैं जिस तरह से ऐसे हो सकता है 3x प्लस 2y, एक प्रकार का कोई प्लेन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जैसे, तो वो एक स्केलर फंक्शन है। अब डेल डॉट फाइव अगर हम कर रहे हैं तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, फाइव करली बाय करली एक्स को इस पे ऑपरेट करेंगे, फिर वाई को ऑपरेट करेंगे, फिर जेड को ऑपरेट करेंगे। सिमिलर वे में इसे ओपन करके हम लिख देते हैं करली फाइव बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली फाइव बाय करली वाई जे कैप प्लस करली फाइव बाय करली जेड के कैप। समझ में आ गया? इस तरह से हम किसी स्केलर के ऊपर अगर हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तब उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ठीक। समझ में आ गया? इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमें यह बताती है कि अगर मैं बोल रहा हूं इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या कह रही है? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, क्या कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाइव एट पॉइंट एनी पी। मान मैंने एज्यूम कर रहा हूं कोई पॉइंट पी है, कौन सा? एक पॉइंट पी माना स्पेस के अंदर जिसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई जेड लिए, ठीक। तो इस पॉइंट पी के ऊपर कोई ग्रेडियंट अगर हम ले रहे हैं तो उसका वो एक हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि ये डेल क्या है? डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है जिसमें आई कैप जे कैप और के कैप के साथ करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली जेड, ये तीन कोफिशिएंट्स जुड़ते हैं इन यूनिट वेक्टर्स के साथ, ठीक है। तो एक इस वेक्टर क्वांटिटी, देखिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट पॉइंट पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई विद डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, ठीक है। कोई सरफेस मैंने जो अज्यूम किया, जैसे फाइव मैंने अज्यूम किया, इस तरह का कोई सरफेस मैंने अगर अज्यूम कर लिया,
ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर मैंने नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो वो नॉर्मल दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। ठीक। तो अब जो इस डेल फाई मैंने अगर एज्यूम कर रहा हूं तो डेल फाई क्या है, डेल फाई एक वेक्टर की रिजल्ट देगा। एक किसके रिजल्ट देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्ट होगा जिसका मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड हमें जिस जो किसके इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, यानी कि जो फंक्शन फाई हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ऐसे आई कैप में और करली वाई जे कैप में फाई प्लस करली फाई बाय करली जेड के कैप में। तो उसका अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं, करली फाई बाय करली एक्स का स्क्वायर प्लस करली फाई बाय करली वाई का होल स्क्वायर प्लस करली फाई बाय करली जेड का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये लिखते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड जो हमें निकला है ना, ये मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज बता रहा है इस सरफेस के नॉर्मल जो वेक्टर हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इस नॉर्मल अलोंग नॉर्मल सरफेस, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की वो किस डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन है नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल होगा उसके अंदर डायरेक्शन होगी, और जो किस डायरेक्शन में, द डेल फाई इज दैट अलोंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इज मैक्सिमम। अगर इस डायरेक्शन में फाई का रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में फाई मैक्स हो रहा है, रेट ऑफ चेंज करली फाई बाय करली एक्स है, वो अगर मैक्सिमम आ रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट इन दिस डायरेक्शन इज मैक्सिमम, तो डेल फाई की डायरेक्शन ये होगी। अगर इस डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि दो नॉर्मल बन रहे हैं ना इस सरफेस के ऊपर। समझ में आ गया? तो ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गई। और एक आती है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होता है? लेवल सरफेस, लेवल सरफेस बोलते हैं हम कि जिस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे, एट ईच पॉइंट ऑफ द लेवल सरफेस द वैल्यू ऑफ स्केलर फंक्शन फाई विल बी सेम। मान लीजिए मैंने कोई सरफेस बनाया, इस सरफेस को लेवल सरफेस तब बोलूंगा जब मैं हर एक पॉइंट पे जाए जाए मैं यहाँ पे पॉइंट बनाऊं, चाहे यहाँ पे बनाऊं, चाहे यहाँ पे बनाऊं, चाहे जिस मर्जी पॉइंट पे मैं उस स्केलर फंक्शन फाई की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, वो सेम रहेगी। x1 y1 z1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ x2 y2 z2, तो उसे हम बोलते हैं लेवल सरफेस। ठीक है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे बोलते हैं? जहां पे जिस कंडक्टर के जो कंडक्टर का सरफेस होता है ना वो इक्विपोटेंशियल होता है, यानी कि उसके हर एक सरफेस के जो मर्जी पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, और पोटेंशियल हमें पता है एक स्केलर फंक्शन होता है। ठीक, और कोई अगर हम ये लेवल सरफेस ले रहे हैं तो लेवल सरफेस के नॉर्मल मैं लेता हूं ना, नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस, तो नॉर्मल वेक्टर होगा जो लेवल सरफेस के, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू डेल फाई। अगर हम डेल फाई कैलकुलेट कर देते हैं नॉर्मल वेक्टर, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस डेल फाई, ये इसमें आपका बहुत सारा यूज होने वाला है इस पॉइंट का, कि अगर हम लेवल सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम अगर डेल फाई कैलकुलेट कर देते हैं तो नॉर्मल वेक्टर आ जाता है। ठीक है, अगर इस नॉर्मल मान लीजिए हम ये कैलकुलेट करना चाहें, नॉर्मल लेवल सरफेस के ऊपर कोई लेवल सरफेस हमें गिवन है, एज्यूम किया हमने कोई फाई लेवल सरफेस हमें पता है, तो उस लेवल सरफेस के ऊपर नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा, हमने पहले लेक्चर में जाना था कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जैसे एन कैप जिसे लिखते हैं, या फिर ए कोई वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर ए कैप लिखेंगे तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लेवल सरफेस के ऊपर नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि लेवल सरफेस के ऊपर लेवल सरफेस फाई के ऊपर नॉर्मल यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी डेल फाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई इज इक्वल टू एन कैप। समझ में आ गया इतना पॉइंट? ठीक है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया इसके लेवल सरफेस के ऊपर। और एक तीसरी पॉइंट आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन फाई, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई इन एनी डायरेक्शन ऑफ ए, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, ठीक है, मैंने एज्यूम किया कोई एनी वेक्टर ए, उसकी डायरेक्शन में अगर मैं फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो मैं कैलकुलेट कर दूंगा ए इज इक्वल टू, उसे हम लिख देते हैं डायरेक्ट डेल फाई डॉट ए कैप करके। ठीक है, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो डेल फाई डॉट ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि
अगर ये वैल्यू किसकी है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए। समझ में आ गया? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। यानी कि फाई किस रेट से चेंज हो रहा है, अलोंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। डायरेक्शन ऑफ ए हम यूनिट वेक्टर से शो कर देंगे ए की, ठीक है, ए कैप, तो इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये इसकी डायरेक्शनल, और इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यानी कि कंपोनेंट होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, कंपोनेंट ही तो देता है। और टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, एक पॉइंट और आता है आगे नॉर्मल टेंजेंट प्लेन का, टेंजेंट प्लेन। सो मैं अगर टेंजेंट प्लेन कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैंने अज्यूम कर लिया एक फंक्शन फाई है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, ठीक। तो मैंने एक फंक्शन स्केलर फंक्शन फाई अज्यूम किया विद इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस, ठीक। तो और एक आर मैंने पोजीशन वेक्टर अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक। आर वेक्टर अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विद अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कोई पॉइंट पी है एक्स वाई जेड, उसका ये पोजीशन वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया। तो अब आगे क्या करना है, मैं अब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक। टेंजेंट प्लेन यानी कि ये एक कोई सरफेस मान लिया मैंने, इस तरह का कोई सरफेस है, ठीक है। इस तरह का सरफेस, इस पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करता हूं तो मान लीजिए वो मेरा टेंजेंट प्लेन इस तरह का टेंजेंट प्लेन बन रहा है, ठीक है। तो जो ये जो टेंजेंट प्लेन है, इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस पॉइंट पे पी एक्स वाई जेड पे, तो उसे लिख देंगे हम कैपिटल एक्स, ये लिख देता हूं मैं कैपिटल एक्स माइनस में स्मॉल एक्स इंटू करली फाई ओवर करली एक्स प्लस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई करली फाई ओवर करली वाई प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड करली फाई ओवर करली जेड। ये इक्वेशन हमारी बन जाती है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ऑफ, आप ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड, कौन सा पॉइंट है एक्स वाई जेड ऑन लेवल सरफेस फाई, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर लेवल सरफेस पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है ये, ठीक। तो ये लेवल सरफेस हुआ अपना। अब बात आती है किसकी, इसके ऊपर अगर हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो न्यूमेरिकल आसानी से बनते हैं, ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आते इसमें। जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो ग्रेडियंट किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और इसी तरह से हम उसमें स्फेरिकल पोलर में और सिलेंड्रिकल पोलर में कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, इन तीनों की ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल की सिंपल फॉर्मूले से, ठीक है। जो सिंपलीफिकेशन करके मैं 3 फॉर्मूले लिख दूंगा, वहां से आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन। मान लीजिए ये एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है, मेरे पास ये गिवन है फाई, अगर कोई प्लेन है नॉर्मल सरफेस, कोई सरफेस गिवन है, सरफेस की इक्वेशन मुझे दे रखी है 3x² प्लस 4y इज इक्वल टू जेड, और एट पॉइंट 117 अगर मैं यूनिट नॉर्मल कैलकुलेट करना चाहता हूं, कैलकुलेट यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ज्यादा मुश्किल तो नहीं बनेगा, इजी बनेगा। कैसे बनेगा कि एन कैप मैंने बोला डेल फाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताना क्या बनेगा, ठीक। और एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये गिवन है, अगर फंक्शन फाई दे रखा है x² y प्लस एक्स वाई, अगर ये गिवन है तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल फाई का मैग्नीट्यूड की एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, कैलकुलेट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें इस पॉइंट पे, ठीक है। तो वो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, मान लीजिए कोई फिर यही है, स्केलर फंक्शन गिवन होगा, हर एक पॉइंट पे कोई उसका डायरेक्शन ऑफ डेल एफ कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, तो डेल एफ की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसके डेल एफ का यूनिट वेक्टर बताएगा, जैसे डेल फाई का यूनिट वेक्टर बोल सकते हो आप इसे, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का। सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या बताता है, चलिए दूसरा पॉइंट,
डाइवर्जेंस। तो सेकंड पॉइंट हमारा डाइवर्जेंस है इस टॉपिक का। डाइवर्जेंस, जिस तरह से हमने स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, उसी तरह से हम अगर कोई वेक्टर फील्ड हमें गिवन है, जैसे मान लीजिए मैंने एज्यूम किया कोई वेक्टर v, उसके साथ अगर मैं उस डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, क्योंकि डेल हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरे वेक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट दो तरह से होती है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड v। ठीक है। तो जैसे डेल वेक्टर मैंने लिखा करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप, और उसकी मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ किसी वेक्टर v। लेट अस एज्यूम वेक्टर v इज नोटेड एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट ओपन होने के बाद क्या बनेगी, वी जेड के कैप इज इक्वल टू हमारा डेल डॉट वी का जो रिजल्ट बनेगा उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, करली बाय करली एक्स, करली वी एक्स ओवर करली एक्स आई कैप, सॉरी आई डॉट आई वन हो जाएगा, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, फिर जे डॉट आई जीरो, जे डॉट जे वन, यानी कि प्लस में करली वी वाई ओवर करली वाई, प्लस में करली जेड, फिर के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, के डॉट के वन, यानी कि करली वी जेड ओवर करली जेड। ये हमारा रिजल्ट बना है। ठीक है, ये किस चीज का रिजल्ट आया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड v का। ठीक, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड आपने समझ लिया क्या होता है। अब इसकी अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करूं, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझने से पहले, ये जैसे हमने देखा कि डेल डॉट फाई एक रिजल्ट देता है, रिजल्ट्स इन वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट आएगा वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से अगर डेल डॉट वी करते हैं तो डेल डॉट वी क्या रिजल्ट देता है, रिजल्ट हमारा आएगा एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रख लीजिए इन दोनों बातों को। तो ये क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब फिजिकल इंटरप्रिटेशन में ये बोलता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड v। ठीक है, एक वेक्टर v माना एट पॉइंट p, क्योंकि ये हम जब करली बाय करली एक्स करते हैं तो ये किसी डिफरेंशिएशन है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये किसी पॉइंट के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड कोई हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं पी एक्स वाई जेड, तो उस आर्बिट्रेरी पॉइंट p के ऊपर जो डाइवर्जेंस है वेक्टर फील्ड v का, ठीक है, इज डिफाइंड एज द आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड v per unit volume enclosed by infinitesimal closed surface surrounding at point P। मतलब क्या कहना चाहता है ये, एक कोई सरफेस मान लीजिए इनफाइनाइटेसिमल, ये वेक्टर फील्ड है, ये कोई वेक्टर वेक्टर फील्ड माने में एज्यूम किया वेक्टर फील्ड v। ठीक है, इस वेक्टर फील्ड v के ऊपर कोई एज्यूम कर लिया इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू, किसके बीच, इस पॉइंट, मैंने इस बीच में कोई पॉइंट P है, इस P के अराउंड कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर किया, उस वॉल्यूम एलिमेंट से कितनी आउटवर्ड फ्लक्स निकल रही है। ठीक है, कितनी आउटवर्ड फ्लक्स निकल रही है, वो फ्लक्स को डिफाइन करता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर V एट दिस पॉइंट P। समझ में आ गया। अब जैसे देखिए जो डाइवर्जेंस है डेल डॉट वी, ये डेल डॉट वी दो, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, डेल डॉट वी जीरो हो सकता है, डेल डॉट वी नेगेटिव हो सकता है, और डेल डॉट वी पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर जीरो होता है ना, तो उसे उस केस में हम वी वेक्टर को सोलेनोइडल फील्ड का नाम देते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। ठीक है, और अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है डाइवर्जेंस की वैल्यू, तो उसे हम देते हैं वी, हमारा क्या होता है उस केस में, सिंक फील्ड। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं कि वेक्टर जो लाइंस हैं, क्योंकि फ्लक्स फ्लक्स लाइंस से फ्लो करते हैं, मतलब लाइन से शो करते हैं, तो जो वेक्टर लाइंस हो रही हैं वो वेक्टर लाइंस आर गोइंग इनवर्ड। सिंक मतलब जो एब्जॉर्व कर रहा है चीजें, यानी कि इस केस में अगर इस सरफेस, इस अगर मान लीजिए इस वी वेक्टर फील्ड में इस पॉइंट पी के ऊपर डेल डॉट वी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, तो उस केस में लाइंस इनवर्ड होगी। ठीक है, यानी कि उस केस में हम v को सिंक फील्ड बोलेंगे, और अगर हमारा पॉजिटिव, तो उस केस में v को हम बोलेंगे सोर्स फील्ड। ठीक है, सोर्स फील्ड, उस केस में जो वेक्टर लाइंस है वो गोइंग आउटवर्ड, वेक्टर लाइंस बाहर की तरफ फ्लो करेंगी उस केस में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाइवर्जेंस। समझ में आया इतनी चीज। और चौथी बात, इसको, इसकी दो प्रॉपर्टी आप समझिए, इसकी दो डाइवर्जेंस की दो प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी इजी प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी,
पहली डेल डॉट यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर करना चाहें तो हम ये ओपन हो जाएगा, एसोसिएटिविटी लिख सकते हो आप इसे, डेल डॉट यू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप एसोसिएटिव नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव, डेल डॉट यू प्लस डेल डॉट वी, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर डेल डॉट फाई को स्केलर ले लिया और वी, तो उस केस में स्केलर हमारा क्या बनेगा, उसमें देखिए इसमें इसको ओपन करने के लिए ना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, इज इक्वल टू डेल, पहले फाई आएगा, ठीक है, और उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम वी के साथ, ठीक, फिर प्लस में फाई आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा डेल डॉट वी, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इन दो प्रॉपर्टी को लर्न कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है हमें, ठीक। तो ये हमारा डाइवर्जेंस हुआ। अब एक चीज और देखिए, इसके बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल आप समझ सकते हैं, डेल, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है a, लेट अस अज्यूम a वेक्टर इज गिवन एज 5x प्लस 2y j 2y i कैप, इसका कोएफिशिएंट है i कैप, प्लस 3y माइनस z j कैप प्लस 2x माइनस az k कैप। अगर मुझे ये वेक्टर गिवन है a वेक्टर, ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे ये गिवन है कि वेक्टर a एक हमारा सोलेनोइडल वेक्टर है, सोलेनोइडल वेक्टर है, तो मुझे फाइंड करना है a की वैल्यू, फाइंड a क्या है ये वाला, इस a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर a हमारा ये कैपिटल A वेक्टर इज ए सोलेनोइडल वेक्टर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर देंगे डेल डॉट a करके। तो अगर मैं डेल डॉट a कैलकुलेट करूंगा तो उस केस में उसको जीरो कर दूंगा, उसको जीरो से इक्वेट करके वहां से a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो इसको सोल्व कर देते हैं क्या, आसान तो है। डेल डॉट a में इसके साथ करली बाय करली x आएगा, i कैप वाला क्या होता है, इसका बनेगा 5 और इसका बनेगा प्लस में 3 और इसका बनेगा माइनस का a इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये हमारा a की वैल्यू आ जाएगी, इतना आसान है। और अगर मान लीजिए r कोई पोजीशन वेक्टर गिवन है, क्या है r अगर पोजीशन वेक्टर है, दूसरा एग्जांपल देखिए, r अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, डेल डॉट r क्या होगा, डेल डॉट r बताइए क्या होगा, डेल डॉट r, डेल डॉट r होगा करली बाय करली x आएगा 1 प्लस करली बाय करली y आएगा 1, यहां से भी 1, तो ये बनेगा 2। और अगर मैं करता हूं डेल और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक स्केलर बनेगा, उसके साथ ये डेल करेंगे तो वो बन जाएगा ग्रेडियंट, ठीक है, तो इसमें बनेगा डेल इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है, या फिर तो ये बनेगा क्या, इसे आप पता क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप, ठीक है, जेड नहीं है तो जेड मैं नहीं ले रहा, मल्टीप्लाई में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसके साथ ओपन करिए, इसको सोल्व करिए, आपके जो आंसर आएगा वो मुझे बताइए क्या बनेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा बनता है कर्ल का, कर्ल क्या होता है, ठीक। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक इज कर्ल। सो जिस तरह से डाइवर्जेंस था उसी तरह से कर्ल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, कोई वेक्टर फील्ड अगर v एज्यूम कर रहे हैं तो उस वेक्टर फील्ड v की क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इस वेक्टर डेल के साथ, डेल क्रॉस v जो बनेगा उसे हम बोलेंगे कर्ल, ठीक है। तो कर्ल की वैल्यू कैसे लिखोगे, मान लीजिए मैंने एज्यूम किया v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ये मैंने कोई वेक्टर फील्ड एज्यूम कर लिया। अब इस वेक्टर फील्ड के साथ मैं अगर डेल क्रॉस v करता हूं तो वो क्या बनेगा, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। जिस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, पिछले से पिछले सेकंड लेक्चर में, कि क्रॉस इन द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स वाला था हमारा लेक्चर, उसके अंदर हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं। तो उसमें हमने लिखा था कि डेल क्रॉस वी को हम ये लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, पहले डेल के कोफिशिएंट लिख देंगे करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई और करली बाय करली जेड, और फिर लिख देंगे हम v के कोफिशिएंट वी एक्स वी वाई एंड वी जेड, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कर्ल होगा।
ठीक है। अब कर्ल की जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये बोलती है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल सेज दैट इट इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड v, वेक्टर फील्ड हमने एज्यूम किया यहाँ पे जो v, ठीक है, और वेक्टर v, वेक्टर फील्ड e एंड द डायरेक्शन of the curl and the direction of the curl is along the axis of rotation। कर्ल क्या होता है? कर्ल डेल क्रॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन ए वेक्टर। हमने देखा था डेल क्रॉस वी रिजल्ट क्या करेगा? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड बताएगा कि उसकी जो एक वेक्टर है वो कितना रोटेट हो रहा है, मेजरमेंट बताएगा एक वेक्टर फील्ड की कितना रोटेट हो रहा है। और तीसरी बात जो डायरेक्शन है, सॉरी दूसरी बात जो डायरेक्शन है वो उस जो एक्सिस के अराउंड जो वेक्टर रोटेट हो रहा है उस एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। जैसे इसको डायमेट्रिकली हम शो करना चाहें तो जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में मान लीजिए एक वेक्टर रोटेट हो रहा है, ठीक है। इन दिस सेंस, इन दिस सेंस अगर कोई वेक्टर फील्ड रोटेट हो रहा है तो उस वेक्टर फील्ड का जो कर्ल है वो कर्ल की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितना वो रोटेट हो रहा है ये वेक्टर फील्ड v, ठीक है। और इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, जिस एक्सिस के अराउंड उस इस एक्सिस के अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी उस कर्ल की, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या बनती हैं। प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ नहीं है, आसानी है। अगर मान लीजिए पहला पॉइंट मैं एज्यूम कर रहा हूं डेल क्रॉस v, कर्ल अगर जीरो है, अगर कर्ल जीरो आ रहा है तो उस केस में हम v को बोलेंगे इररोटेशनल वेक्टर। स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, इररोटेशनल, सॉरी इररोटेशनल, v हमारा उस केस में इरोटेशनल वेक्टर होगा। और एंड एक प्रॉपर्टी वी कैन राइट v इज इक्वल टू डेल फाई। इस प्रॉपर्टी का बहुत जगह यूज होता है, ईएमटी में भी यूज होता है। अगर किसी वेक्टर का कर्ल जीरो है तो उस वेक्टर को हम इरोटेशनल वेक्टर बोलेंगे, और उस केस में हम उस वेक्टर को किसी स्केलर फंक्शन फाई के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्या है कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल जीरो है तो उसे हम इरोटेशनल वेक्टर बोलेंगे और उसे हम ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट सेज दैट इफ डेल क्रॉस v नॉन जीरो है तो उस केस में v को रोटेशनल वेक्टर बोला जाता है। यानी कि कर्ल फाइनाइट आ रहा है, यानी कि वेक्टर रोटेट हो रहा है तो उसे रोटेशनल वेक्टर बोला जाता है। और अगर कर्ल जीरो आ रहा है तो उस केस में वेक्टर रोटेट नहीं हो रहा तो उसे हम बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी बोलती है थर्ड, डेल क्रॉस v, सॉरी एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव वाली अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई होती है कर्ल में? डेल क्रॉस अगर दो वेक्टर है u वेक्टर प्लस v वेक्टर तो उस केस में हम लिखते हैं डेल क्रॉस u प्लस डेल क्रॉस v। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और चौथी डेल क्रॉस u v वेक्टर, ठीक है। ये u, ये इसे मैं फाई से डिनोट कर देता हूं, चलो लेट अस से इट एज फाई, ठीक है। तो उस केस में इसकी जो ओपन करेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट तो ये बनेगा u डेल क्रॉस v प्लस डेल u करेंगे पहले, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे v के साथ, ठीक। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है, ठीक, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, इजी ही है, ठीक रहेगा। चलो आगे हमारा बात आती है कर्ल कैलकुलेशन की। तो कर्ल कैलकुलेट कैसे करेंगे? कोई एग्जांपल देख लेता हूं मैं कर्ल के। पहला लेट अस एज्यूम ये गिवन है, ए वेक्टर गिवन है अगर जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, ठीक है। अगर ये वेक्टर गिवन है तो इस वेक्टर का मुझे अगर कर्ल कैलकुलेट करना है, कर्ल, तो कर्ल कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई कैप जे कैप के कैप कर दूंगा,
फिर करली एक्स, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड लिख दूंगा। फिर आई इस ए वेक्टर के आई जे के वाले कोफिशिएंट लिख दूंगा जेड एक्स और वाई। यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वहां से वैल्यू बनेगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इनके जो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 1 आएगा, ठीक है, इनके मल्टीप्लाई में 1 1। इसको आप सोल्व करके देख लीजिए बेशक। एक बात और, अगर ये कैलकुलेट करना है, मान लीजिए एफ कोई वेक्टर फील्ड गिवन है, एफ हमें वेक्टर फील्ड गिवन है डेल क्रॉस एफ, सॉरी ये कैलकुलेट करना है, ये तो हमें इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। और एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है एफ इज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस 2 वाई जे कैप प्लस 3 जेड के कैप। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने से आपको पता क्या है, डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट कर देंगे हम पहले, फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डेल के साथ। तो डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करेंगे ना तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। कैलकुलेट करके देख लीजिए बेशक, कोई भी फंक्शन, इफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इस तरह का अगर फंक्शन है ना तो उसका कर्ल ऑलवेज 0 होगा, यानी कि यहाँ आई के साथ सिर्फ x का फंक्शन, j के साथ सिर्फ y का और k के साथ z सिर्फ z का, इस तरह का कोई भी फंक्शन आपको दिखे तो आंख बंद करके आप डेल क्रॉस f को 0 कर देना, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कर्ल कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट वो 0 होगा। या फिर आप ऐसे ऐसे कह सकते हो, अगर कोई फंक्शन f है वो सिर्फ r का फंक्शन है और यहाँ पे r कैप है, तो ऐसा फंक्शन भी, उसका ऐसे फंक्शन का कर्ल भी 0 होगा, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज और जिनका कर्ल 0 होता है ना, कोई भी, मान लीजिए हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं कि अगर कोई फोर्स है F, ठीक है, एनी फोर्स F, तो अगर उस फोर्स का कर्ल अगर 0 आ रहा है, इफ डेल क्रॉस F इज इक्वल टू 0, उस केस में हम F फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं और उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो उसी केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन होती है। अगर अदरवाइज, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी नॉन डिफाइन मतलब नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स की चीजें हैं, वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूं नेचर इज द मोशन, हाँ, मान लीजिए ए फ्लूइड कोई मोशन है, एक फ्लूइड गिवन है v इज इक्वल टू वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स आई कैप, सॉरी गलत लिख दिया, साइन एक्स आई कैप प्लस एक्स साइन जेड प्लस 2 वाई जेड जे कैप प्लस एक्स वाई कोस जेड प्लस वाई स्क्वेयर के कैप, ठीक है। ये कोई स्मॉल या फिर इसे आप लिख सकते हो एक फ्लूइड का मोशन गिवन है, फ्लूइड मोशन जो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, क्योंकि फ्लूइड का मोशन की डायरेक्शन साथ गिवन है ना, इसलिए उसे हम वेक्टर फॉर्म से शो कर रहे हैं। तो हमें यह बताना है कि ये मोशन इरोटेशनल है या नहीं है, इरोटेशनल है या नहीं है, और उसके साथ फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। तो हमें दूसरी चीज, अगर रोटेशनल इरोटेशनल है या नहीं है, अगर मान लीजिए इरोटेशनल है यानी कि डेल क्रॉस v अगर 0 आ जाता है, तो उस केस में हमें वेलोसिटी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल होगा, इस v को हम डेल फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस v को कैलकुलेट इसके साथ इक्वेट करके यहां से फाई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो उसे कैलकुलेट करना आपका काम, ये जो वर्क इसे मैं एज ए होमवर्क छोड़ देता हूं, या फिर चलो एज ए होमवर्क इतना कर लीजिए, डेल क्रॉस v 0 चेक कर लीजिए, आगे का जो चेक है वेक्टर पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल का वो मैं करवा देता हूं आपको। तो वेलोसिटी पोटेंशियल कैलकुलेट करना मुश्किल तो नहीं है, इसमें आपका रिजल्ट है वो इरोटेशनल का वो सेटिस्फाई होगा, यस इट इज इरोटेशनल। इसमें डेल क्रॉस v अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे करली फाई ओवर करली एक्स, सॉरी इसे आप लिख दीजिए करली फाई, फाई की जगह हमारे पास है, फाई की जगह v वेक्टर है ना, तो इसे मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूं, ऐसे है ना, v वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई, ये होगी कंडीशन सेटिस्फाई। तो
v वेक्टर को, ये फाई कैलकुलेट करना है हमें, वेक्टर पोटेंशियल जिसे बोल रहे हैं, तो v वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, और डेल की जगह करली बाय, इसके ऊपर अगर ऑपरेट करता हूँ करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई ओवर करली वाई जे कैप प्लस करली फाई ओवर करली जेड के कैप। यहाँ से आई जे के कोफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए, तो करली फाई ओवर करली एक्स इज इक्वल टू वी एक्स आएगा, और वी एक्स की वैल्यू क्या है, वी एक्स की वैल्यू आप देखो तो वी एक्स की वैल्यू है आई कैप का कोफिशिएंट ये वाला वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस यहां से अब क्या करेंगे, x को इस साइड ले जाएंगे और उसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां से फाई कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो फाई कैलकुलेट होगा और दूसरा एक फाई यहां से होगा, एक फाई यहां से होगा, तीन फाई होगा, तीन जो मान लीजिए यहां से फाई वन कैलकुलेट हुआ, ये वाला फाई वन है, ये वाला फाई टू यहां से कैलकुलेट हुआ, और ये वाला फाई थ्री, मैं अगर इसे एज्यूम कर रहा हूं, तो लास्ट जो रिजल्ट आएगा ना, वो इन तीनों फाई में जो जो टर्म कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, और जो टर्म सिंगल टाइम आ रही है उनको सभी को ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका फाई की वैल्यू है वो लिख देंगे। डन, तो ये हुआ हमारा कर्ल। अब कर्ल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, वो मैं लास्ट में इमेज में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स ए लॉट।